हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे अपना इस थर्ड यूनिट का लॉज ऑफ मोशन, जो कि कंटिन्यू कर रहा हूँ इस लेक्चर के अंदर। इम्पल्स के बारे में सुना है कुछ? अगर हमें इम्पल्स को डिफाइन करना हो तो बोलते हैं सिंपली इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। मीन्स इम्पल्स को मैथमेटिकली डिफाइन किया जाता है एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। विच फोर्स विच टाइम? किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, वो फोर्स और कितने टाइम के लिए अप्लाई करते हैं, ये वो टाइम है। T is the time for which force is applied on the body and their product is known as impulse. As force is a vector quantity, impulse is also a vector quantity. अगर हम इसके डायमेंशन फार्मूले की बात करें तो फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है mL_t-2 और टाइम का t, तो क्या बन गया इम्पल्स के लिए mL_t-1। इसकी यूनिट्स की बात करते हैं। इम्पल्स की यूनिट क्या होती है? इसकी SI यूनिट तो होती है, फोर्स की है न्यूटन और टाइम की है सेकेंड, तो SI यूनिट बन गई न्यूटन सेकेंड। और CGS यूनिट की बात करोगे तो न्यूटन की जगह आ जाएगा डाइन सेकेंड। और अगर इस डायमेंशन फार्मूले को देखकर यूनिट लिखे हम लोग तो एक और यूनिट लिख सकता हूँ यहाँ पर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। CGS के अंदर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये तो बेसिक है हमारे पास इम्पल्स के बारे में। इम्पल्स को पहले थोड़ा समझते हैं, क्या है क्या ये। अगर हम टाइम, जिस टाइम के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं उसको इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो इम्पल्स भी चेंज हो जाता है। न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ में क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, लास्ट वीडियो के अंदर कवर किया था हमने इस टॉपिक को। F इज इक्वल टू dP/dt। अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो dP will be equal to F into dt, and this is nothing but it says change in momentum is equal to force into time, and this is impulse. Means impulse is nothing but change in momentum. इम्पल्स का एक फार्मूला तो आपके पास ये बना, I is equal to F into t। एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है चेंज मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। पहले हम इसकी एप्लीकेशन लेंगे, फिर इस आर्टिकल कंटिन्यू करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस एग्जांपल है इसका, जो अक्सर स्कूल एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है। कहते हैं व्हाई ए क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग ए बॉल। जो क्रिकेट गेम के अंदर प्लेयर होता है बॉल को कैच करता है तो बॉल को पकड़ने के बाद अपने हाथ नीचे की तरफ क्यों लाता है? ये क्वेश्चन है हमारा। अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो आपको मालूम होगा, मैंने बॉल पकड़ ली, अपना हाथ नीचे नहीं लाऊंगा तो आई विल गेट इंजर्ड, चोट लगेगी मेरे को। और वही हाथ नीचे ले आता हूँ बॉल को पकड़ के तो चोट नहीं लगती। ऐसा क्यों होता है? इमेजिन करो एक बॉल आ रही है दूर से वी वेलोसिटी के साथ, यहां बनाने की कोशिश करें उसको हम लोग, यहां बनाते हैं। ये देखो एक बॉल है यू वेलोसिटी के साथ आ रही है। अब उसको मैंने एक बार बॉल को यहां कैच कर लिया और हाथ को नीचे की तरफ मूव नहीं करता। कैसे? यहां खड़ा था मैं और यहीं बॉल को कैच कर लिया। मीन्स यहां वेलोसिटी कितनी होगी बॉल की? 0। और एक बार कैच कर लिया बॉल को और अपना हाथ नीचे लाता हूं, ऐसे बॉल यहां कैच कर ली लेकिन हाथ को यहां लेके आया, यहां जाके वेलोसिटी 0 होगी। जब बॉल को आपने ऊपर ही कैच कर लिया, हाथ को मूव नहीं किया तो बॉल की वेलोसिटी यहां 0 हो गई। अपने हाथ को नीचे लाओगे तो बॉल की वेलोसिटी यहां जाके 0 होगी। यहां लेके आया ना, यहां आके अब 0 होगी। दोनों पिक्चर में क्या डिफरेंस है? दोनों पिक्चर्स के अंदर जो चेंज इन मोमेंटम है दैट इज सेम।
क्योंकि m मास की बॉल है, अगर इनिशियल मोमेंटम कितना है उसका mu, फाइनल मोमेंटम कितना है 0। बॉल को यहाँ कैच करो या यहाँ कैच करो, मींस इन बोथ द केसेस, फर्स्ट केस दिस वन, सेकंड केस दिस वन, इन बोथ द केसेस change in momentum is same and we say change in momentum is equal to impulse, impulse दोनों में सेम है। फिर डिफरेंस कहाँ आ रहा है, टाइम का। यहाँ जब बॉल को हम नीचे लेके आते हैं, बॉल की फाइनल वेलोसिटी को जीरो करने के अंदर कुछ टाइम लिया हमने, अगर टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि चेंज मोमेंटम तो कांस्टेंट है। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया, अगर 20 दैट इज 2 into 10, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस नंबर को इंक्रीज करता हूं तो ये नंबर ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा, या इसको इंक्रीज करता हूं तो ये ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। ऐसे ही दोनों केस के लिए चेंज इन मोमेंटम सेम है। सेकंड वाले केस में टाइम का फैक्टर ज्यादा है तो फोर्स का फैक्टर कम हो जाएगा, तो फोर्स कम लगेगा तो चोट भी कम लगेगी। दैट्स व्हाई ए क्रिकेट प्लेयर lowers his hands while catching a ball। एक बच्चे ने पूछ लिया जी, बॉल बहुत दूर से आ रही थी, उसको यहाँ कैच किया और एक बार यहाँ कैच किया, कितना फर्क पड़ा? ऑलमोस्ट सेम तो है, थोड़ा ही तो टाइम का डिफरेंस आया, थोड़ा इन द सेंस एज कंपेयर टू जो बॉल दूर से आ रही थी हमारे पास। तो मैंने कहा वो वाला टाइम मत देखो, हमने बॉल को यहाँ कैच किया, अब उसको रिटार्डेशन मिलना स्टार्ट हो गया, तो ये जो टाइम है दैट इज मच मच ग्रेटर। वहां तो एयर के कारण पोजीशन मिल रहा था सिर्फ, और कोई था ही नहीं। दैट्स द रीजन ए क्रिकेट प्लेयर लोअर्स हिज हैंड्स व्हाइल कैचिंग ए बॉल। और कौन से एग्जांपल, एक साइकिल है बच्चे के पास और साइकिल पे आगे बास्केट लगी हुई है, टोकरी। उसको बोला मार्केट से ना कंच के 5-6 गिलास है, वो लेके आ, टोकरी में रख के बास्केट में ले आएगा। 2-3 किलोमीटर चलना है उसको साइकिल की टोकरी के अंदर कंच के गिलास रखकर, तो नेचुरल रास्ते में कहीं भी झटका आएगा तो वो टूट जाएंगे। वो टूटे भी ना, फिर कैसे लेके आएगा उसके अंदर रख के? उसको रैप करेगा पेपर के अंदर और एक दूसरे के अंदर डाल देगा गिलास के अंदर, फिर वो आराम से आ जाएंगे, टूटेंगे नहीं। क्यों? साइकिल, स्कूटर, गाड़ियों में आजकल तो इवन साइकिलों में शॉकर लगे होते हैं, शॉकर स्प्रिंग होते हैं मोटे मोटे। उन शॉकर्स का क्या रोल होता है? जैसे साइकिल वाला एग्जांपल दिया, वही रोल शॉकर का है। कहीं भी झटका आएगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो होने के लिए कुछ टाइम लगेगा। टाइम जितना ज़्यादा लगेगा, फोर्स का इफेक्ट उतना कम हो जाएगा। तो चेंज मोमेंटम सेम रहता है, हम यहाँ टाइम को इंक्रीज करते हैं। और एग्जांपल देखो, जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स होते हैं, मोबाइल वगैरह, एक रैप किया आता है पेपर के अंदर, प्लास्टिक का पेपर होता है, उसके अंदर पटाखे बजाते हैं कई बच्चे, तो वो किस लिए? उनका रोल भी यही होता है। एक मकान बन रहा था, सीमेंटेड मकान बनाते हैं जैसे, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, छत के ऊपर से छलांग लगा जाते हैं, नीचे रेता वगैरह होता है, सैंडी फ्लोर होता है, तो कुछ नहीं होता उनको। इफ ए बॉय जंप्स ऑन ए सैंडी फ्लोर, ही डज नॉट गेट इंजर्ड। अगर हम उस सैंडी फ्लोर को हटा दें, सीमेंटेड फ्लोर कर दें, तो क्या होगा? तो बहुत कुछ होगा। क्यों? जब सैंड रेत के अंदर बचा जाता है तो धंसता है अंदर, उसकी वेलोसिटी जीरो होने में कुछ टाइम लग जाता है, तो फोर्स का इफेक्ट फिर कम हो जाता है वहां पर, सो ही डज नॉट गेट इंजर्ड। सर्कस देखी होगी टीवी के अंदर या एक्चुअल में, स्टार्टिंग में ऊपर से काफी ऊपर से जंप करते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं, नीचे एक बहुत बड़ा जाल बिछा होता है, जाल चारों तरफ से बंधा हुआ, उसके ऊपर जंप करते हैं तो वो थोड़ा सा कूद लेंगे लेकिन उनको चोट नहीं लगती। कारण जब वो आर्टिस्ट ऊपर से आता है जाल के ऊपर तो वो नीचे की तरफ जाता है, फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं हुई, कुछ टाइम लग जाता है, तो टाइम लगेगा तो फोर्स का इफेक्ट क्या हो गया? कम हो गया। तो दैट्स व्हाई ही डज नॉट गेट इंजर्ड। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है अपनी डेली लाइफ के अंदर जहां हम लोग टाइम के फैक्टर को इंक्रीज करते हैं, फोर्स के फैक्टर को डिक्रीज करते हैं। तो इम्पल्स किसी न किसी वे से हमारी डेली लाइफ के अंदर जुड़ा हुआ है, हम इसको अप्लाई भी करते हैं। बस फर्क ये रहता है, कई जगह मालूम होता है, कई जगह अपने को मालूम भी नहीं होता और हम फिजिक्स को यूज में लेते हैं। इसी इम्पल्स को ग्राफिकली डील करते हैं। देखो
ग्राफ किस किस के बीच में बना रहा हूं, फोर्स वर्सेस टाइम, फोर्स वर्सेस टाइम। कोई बॉडी थी, उस बॉडी के ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई किया से 5 और 10 सेकंड के लिए, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई किया, फिर ग्राफ बनाऊंगा तो यही बनेगा। देखो टाइम तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन जो फोर्स था दैट रिमेन्स कांस्टेंट। ये फोर्स टाइम ग्राफ है इस पिक्चर के लिए। इस कर्व को बोलते हैं एफटी कर्व, क्योंकि फोर्स टाइम ग्राफ ही कर्व है। नाउ इफ वी फाइंड आउट द एरिया अंडर दिस कर्व, व्हाट आई से, एरिया अंडर एफटी कर्व, फोर्स टाइम कर्व, रेक्टेंगल बन रही है। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एफ इंटू टी, फोर्स इन टाइम। और ये किसका फार्मूला होता है, इंपल्स का। ये थर्ड फार्मूला बन गया इंपल्स का। मैंने आपको एक इंपल्स का फार्मूला बताया, फोर्स इनटू टाइम। सेकंड का चेंज इन मोमेंटम इज आल्सो नोन एज इंपल्स। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के अंदर। और जो ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं इंपल्स के, वहां ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, एरिया अंडर एफटी कर्व गिव्स यू इंपल्स। तो सोचना भी डेली लाइफ के अंदर इंपल्स को हम कहां और इसकी एप्लीकेशन यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया किसी भी गाड़ी के शॉकर्स होते हैं उनके अंदर इंपल्स का यूज हो गया। जो थर्मोकोल्स, इवन वॉशिंग मशीन, एसी, ये सब लाते हो ना, थर्मोकोल्स होते हैं, मोटे मोटे शीटें होती हैं, उसके अंदर रखते हैं। क्यों, ट्रकों के अंदर सामान आता है बाहर से, कहीं भी झटका लगेगा तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस तो खराब होने का डर रहेगा, लेकिन ये शॉक को एब्जॉर्ब करेंगे। शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर तो है जो मोटे मोटे स्प्रिंग भी लगाए हमने, लेकिन इनका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल तो यही हुआ इंपल्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंपल्स। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे अब अपना न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलो इसको भी स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल देता हूं आपको। आप बैठे हुए हो घर में या क्लास में, कोई आगे आपका दोस्त थप्पड़ मारता है जोर से, आपको मुंह पे थप्पड़ मारा, क्या करोगे आप? सोचोगे बाद में, देखोगे बाद में उसको, पहले थप्पड़ मारोगे उल्टा, है ना? तो जो उसने किया वो एक्शन और जो आपने किया वो रिएक्शन। यही न्यूटन्स थर्ड लॉ है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऐसे किसी बच्चे ने बोल दिया जी, क्लास में पढ़ा रहा था जब, सर ये तो ठीक है बच्चे ने मारा, उल्टा मार दिया हमने, जब आप हमको मारते हो तो हम तो नहीं मारते, ऐसा तो नहीं बोल सकता, लेकिन स्टार्ट करने का मीनिंग यही है। तो मैंने उसको क्या बोला, हमने मारा वो एक्शन, लेकिन इसके अंदर तो रिएक्शन और ज़्यादा आती है, बस वो बाहर नहीं निकल पाती, अंदर ही अंदर गालियाँ देते हो, है ना? बच्चों का तो यही काम होता है। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसके देखो कहाँ अप्लाई होते हैं, कहाँ इसको देखने मिलेगा अपने को। बर्ड्स, देखा पक्षियों को उड़ते हुए? बर्ड्स क्या करते हैं, अपने पंखों से एयर को नीचे की तरफ प्रेस करते हैं और वो ऊपर जाते हैं। कभी ध्यान से देखना एक फ्लाइंग बर्ड को, जब वो आगे की तरफ जा रही है वैसे, तो पंख ऐसे नहीं करेगा, जब पंख ऐसे हो रहे हैं उसके तो वो ऊपर की तरफ उड़ान भर रहा है। ये एयर को नीचे प्रेस किया, एक्शन, और एयर का रिएक्शन उसको ऊपर की तरफ कर दिया। हम लोग चलते हैं जब जमीन पर, नोट करना खुद के ऊपर ही ध्यान से, हम लोग पैरों से जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं, वो हमारा एक्शन है, और जमीन हमें आगे की तरफ, हमें आगे की तरफ पुश करती है, वो उसका रिएक्शन। स्विमिंग के दौरान स्विमर क्या करता है, हाथों से पानी को पीछे की तरफ धकेलता है और हम आगे जाते हैं। डाइवर तो पानी कैसे करता है ना, आप खुद आगे चले जाते हो, तो वो भी तो एक्शन एंड रिएक्शन है। बोटिंग की होगी कभी,
चप्पू से पानी को कहते हैं पीछे की तरफ, और बोट कहाँ जाती है, आगे की तरफ। एक और एग्जाम्पल इसके ऊपर है, नहीं है, देखना ध्यान से, किसी को बिना बताए ध्यान से देखना। जब वो चलते हैं, चलते तो पैरों से है सब, चलेंगे तो हाथ के मुंह करते हैं, चलेंगे तो हाथ के मुंह करते हैं, वो भी एक्शन रिएक्शन। पानी की बाल्टी टंकी से भर के बाहर निकाल रहा था, अपने आप दूसरा हाथ मुंह करता है, वो भी क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन। गन से बुलेट फायर करते हैं, गन से बुलेट फायर करते हैं, बुलेट तो आगे जाती है लेकिन गन मूव इन द बैकवर्ड रिएक्शन। तो फॉर एवरी एक्शन बिकॉज देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। रॉकेट्स हैं, लॉन्च करते हुए देखा होगा टीवी के अंदर, पीछे धुआं छोड़ते हुए चलते हैं और खुद ऊपर की तरफ फ्लाइट कर जाते हैं। तो ये क्या है हमारा न्यूटन। तो न्यूटन ने अपने 3 लॉ बताए, मैंने भी आपको बता दिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, और जनरली जो टीचर्स स्कूल में पूछते हैं उसको एग्जाम्स में पूछते हैं, कहते हैं शो दैट न्यूटन सेकंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन। मैं लिखता हूं उसको, शो दैट न्यूटन्स सेकंड लॉ is real law of motion। ये क्वेश्चन है, अगर हम इसकी हिंदी बनाए, इसका मीनिंग निकाले तो क्या निकलता है कि जो सेकंड लॉ है न्यूटन का वो तो असली है और फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो नकली है। हिंदी तो यही बनेगी, सेकंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन, लेकिन ये मतलब नहीं है इसका। इसके अंदर ये बताना चाहते हैं हम लोग, Newton's first law of motion and Newton's third law of motion both are contained in second law। अगर हम सेकंड लॉ को ध्यान से करते हैं उसके अंदर फर्स्ट लॉ भी आता है और थर्ड लॉ भी आता है। दैट्स व्हाई न्यूटन सेकंड लॉ इज नोन एज रियल लॉ ऑफ मोशन। एक टीचर जब ये वाला क्वेश्चन पूछता है तो वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लॉ को आपसे पूछ लेता है। कैसे? हम फर्स्ट प्रूव करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ is in second law। कंप्लीट नहीं लिख रहा, फर्स्ट लॉ इज इन सेकंड लॉ मींस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो करो तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, हम सेकंड लॉ लेके चलेंगे, फर्स्ट में पहुंच जाएंगे। देखना कैसे, according to Newton's second law, F is equal to dp over dt। Rate of change of momentum is directly proportional to force। If F is equal to 0, अगर हम बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते then तो ये फार्मूला क्या बोलता है, dp by dt is equal to 0। दो नंबरों को डिवाइड कर रहे हो, आपको 0 मिल रहा है, it means न्यूमरेटर इज 0, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 मिलेगा। इट मींस dp इज 0, दैट इज m into v minus u is equal to 0। बिकॉज dp is equal to 0 होने का मतलब क्या है, चेंज मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और m कैन नेवर बी 0। बॉडी का मास तो होगा ही होगा, मास 0 नहीं हो सकता। इट मींस v minus u is equal to 0 और v is equal to u। यही तो था फर्स्ट लॉ। कैसे? अगर हम बाहर से कोई बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगाते तो फाइनल वेलोसिटी उतनी ही है जितनी इनिशियल थी। मींस अगर स्टार्टिंग में रेस्ट में तो बॉडी रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट क्या थी, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी देन बॉडी विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और ऑफ रेस्ट। इट मींस सेकंड लॉ लेके चले थे, फर्स्ट लॉ को हमने ड्राइव कर लिया। इट मींस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज इन सेकंड लॉ। अब प्रूव करेंगे हम लोग कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ भी सेकंड लॉ के अंदर आता है। देखो यही चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, थर्ड लॉ इज इन सेकंड लॉ। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक पिक्चर बना रहा हूं, वो कंसीडर करेंगे हम लोग। लेट अस कंसीडर वी आर हैविंग ए सिस्टम
that is made of two bodies A and B. जैसे कि ये चौक है, एक चौक है, एक सिस्टम है, दो पार्ट से मिलके बना है, दो पार्ट से मिलके बना है A एंड B। एक का नाम रख दिया मैंने A और दूसरे का B। फिर दोनों अलग क्यों नहीं हो जाते? ये देखो फोर्स लगाया ना मैंने, अलग हो गए। अब अपने आप तो अलग नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? बिकॉज A is exerting some force on B, B is exerting some force on A. Let this is force on B due to A and this is force on A due to B. ये जो भी सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है, हम इस सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं टाइम के लिए, से dt टाइम के लिए। देख रहे हो ना, कुछ टाइम के लिए दिखाई दे रहा है अपने को। इन dt टाइम change momentum, change in momentum, change momentum इम्पल्स के इक्वल था, तो यहाँ इम्पल्स कितनी होगी? इम्पल्स था फोर्स इन टाइम एफ ए बी प्लस एफ बी ए इंटू टाइम। इस सिस्टम की बात की हमने। वापस यहाँ आए थे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F is equal to dp over dt. If F is equal to 0, then अभी फर्स्ट वाले में क्या था हमने? dp is equal to 0. If no force, then change momentum is equal to 0. But in this picture, change momentum that is dp कितना है? वो यहाँ पुट कर दो, f a b plus f b a into dt is equal to 0. As dt can never be equal to 0, कुछ टाइम के लिए तो आप इसको सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हो, कुछ तो टाइम है, dt is not 0. It means f इस सिस्टम को रब कर रहा हूं मैं, क्योंकि अपने को अपना आर्टिकल भी तो कंटिन्यू करना है। तो f a b प्लस f b a is equal to 0 और f a b is equal to माइनस एफ बी। जहां भी मैंने फोर्स लिखा था उसके ऊपर एक एरो पुट कर लेना, which tells force is a vector quantity। और ये क्या है? ये लाइन क्या बोल रही है? ये कह रही है जितना फोर्स ए बी पे लगा रहा है उतना ही फोर्स बी ए पे लगा रहा है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यही तो बोलते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम लोग लेके चले थे न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन और कहां पहुंच गए? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो these two proves that Newton's first law as well as Newton's third law of motion both are contained in Newton's second law of motion. That's why Newton's second law is known as real law of motion. थर्ड लॉ के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज और कहते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब मेरे पास ये डस्टर था, मैंने इसको फोर्स लगाया, जितना फोर्स मैंने लगाया उतना ही फोर्स डस्टर ने लगाया, दोनों इक्वल फोर्स थे, कैंसिल हो गए, तो फिर डस्टर आगे क्यों मूव किया? रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। मैंने एक बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया, उतना ही फोर्स बॉडी ने मेरे ऊपर लगाया। जब दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट थे, कैंसिल हो जाएंगे, फिर डस्टर आगे की तरफ मूव क्यों करता है? आंसर मैं कहता हूं, जो मैंने फोर्स लगाया वो डस्टर के ऊपर लगा, जो डस्टर ने फोर्स लगाया वो मेरे ऊपर लगा। तो डस्टर के ऊपर तो सिर्फ वही फोर्स लगाया जो मैंने लगाया था। दैट फोर्स इक्वल टू मास इस डस्टर का इनटू एक्सेलरेशन, जाएगा आगे। जो डस्टर ने फोर्स लगाया वो मेरी बॉडी के ऊपर लगा, मेरा मास ज्यादा था इसलिए एक्सेलरेशन नहीं आया। तो बताने वाली चीज क्या है यहाँ पर, कि जो एक्शन एंड रिएक्शंस होती है वो डिफरेंट बॉडीज के ऊपर एक्ट करती है। एक्शन एंड रिएक्शंस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, ऑलवेज कीप इन माइंड। समझ में आ गया वो जितना बताया? नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देखो, सारा समझ में आएगा। नोट्स बनाओ और थैंक यू।